देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोल क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणी का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझते हैं जरा। देखिए आपको ये सारणी दे दिया, बोल रहा है कि इसमें दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके आपको सारणी का मान निकालना है। अभी मैं बताया था, जब आपको मैं बता रहा था उपसारणिक और सारणिक, उसके बाद मैंने आपको एक थ्योरी बताया था कि जिस पर आपको निकालना हो उसके अवयव और उसके सहखंड का गुना करते हैं तो सारणी का मान वहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पर बातें आपको बता दिया है, ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पहली पंक्ति नहीं, दूसरी पंक्ति के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि दूसरी पंक्ति का जो भी अवयव है सबका सहखंड निकालेंगे। जब सहखंड निकल जाएगा तो इसका मान निकालने में सहूलियत होगी। तो चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं दूसरी पंक्ति का जो भी अवयव है उसका सहखंड निकालेंगे। अब सहखंड निकालने के लिए सबसे पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा, माइनर के बाद सहखंड निकालना पड़ेगा। जब सहखंड निकल जाएगा दूसरी पंक्ति की, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग उस सारणी का मान निकाल देंगे। चलिए, तो दूसरी पंक्ति का अवयव 2 0 1, इसको 2 1 2 2 2 3 बोलते हैं। तो सबसे पहले उसका माइनर निकालिए M21। कैसे, इस पर 2 पर एक्सप्लेन करना, M21 नहीं ना है। तो इसके ये पंक्ति और स्तंभ का एलिमेंट्स गैप हो रहा है, बच जा रहा है आपका 3 8 2 3, ये बच रही है। क्रॉस मल्टीपल करें 3 3 की 9 और घटाओ 2 8 16, 9 का 16 से घटा देंगे, बचा -7। तब हम लोग क्या करेंगे, इसका सहखंड निकाल देंगे। चलिए सहखंड निकालते हैं। A21 कैसे सहखंड निकालेंगे, A21। देखिए निकालने के लिए -1 पर पावर क्या करेंगे 2 + 1, और उसी का उपसारणी कितना निकल गया -7 से गुना कर देंगे। तो -7 से गुना करेंगे, ये +7 हो जाएगा। कैसे कि -1 पर पावर जो है ना विषम है, यहाँ से माइनस निकलेगा, माइनस का -7 से करेंगे +7 हो जाएगा। अब चलते हैं M22, आगे वाला अवयव का निकाल देते हैं। M22 तो जिस पर निकालना है उसके पंक्ति उसका अवयव का एलिमेंट्स गैप, बच जाएगा 5 8 1 3। क्रॉस मल्टीपल करिए, 5 का 3 से पंक्ति है 15, और घटाओ 1 का 8 से 8 हो गया। तो 15 का 8 से घटा देंगे 7 बचा, तथा उसका क्या करेंगे, उसका सहखंड निकालेंगे। अब A22 कैसे, -1 पर पावर 2 + 2, और उसके अब उसी के उपसारणिक से गुना करना है। इसका उपसारणिक आ गया 7, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा 7। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं -1 का जो पावर है वो सम है। अब क्या करते हैं M23, अगले एलिमेंट्स का निकालते हैं सारणी। M23 तो उसके पंक्ति स्तंभ का एलिमेंट्स गैप बच रहा है 5 3 1 2। क्रॉस मल्टीपल करिए, 5 दूने 10 घटाओ 3। अब देखिए तो 10 में से 3 घटेगा, कितना बच गया आपका 7 बच गया। बात को समझिएगा, 10 में से 3 घटेगा, कितना बच गया 7 बच गया। अब क्या करेंगे, इसका सहखंड निकालेंगे। A23 क्या हो जाएगा -1 पर पावर 2 + 3, और उसके बाद उसका उपसारणी कितना है 7, ये निकल गया -7। कैसे कि -1 का पावर देखिए वो क्या विषम है, तो वहाँ से माइनस निकलेगा, तो माइनस का 7 से गुना करेंगे -7। तो मैंने क्या किया, दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव का माइनर और सहखंड निकाल दिया। तो बोल रहा था कि दूसरी पंक्ति के अवयव का प्रयोग करते हुए, अवयव के सहखंडों का प्रयोग करते हुए सारणी का वैल्यू निकालना था, समझेंगे। इसलिए ध्यान से लिख देंगे, इसलिए दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करते हुए सारणी का मान ध्यान दीजिएगा। आपको दूसरी पंक्ति के अवयव का प्रयोग करते हुए सारणी का वैल्यू निकालना है। कैसे, ध्यान दीजिए। दूसरी पंक्ति का अवयव क्या क्या, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि अवयव का A11 है, नहीं A1 नहीं, दूसरी पंक्ति का अवयव A21 है, तो उसके सहखंड से आपको गुणा करना पड़ेगा। मैं बताया था कि जिस पर बोलेगा उसके अवयव और उसी का सहखंड से गुणनफल करेंगे, ठीक है ना। A21 तो इसी का सहखंड से A22, अब प्लस अगला अवयव है A22 तो उसका सहखंड हो जाएगा A22 कैपिटल में, अब प्लस अगला एलिमेंट्स है A23 तो उसका सहखंड क्या हो जाएगा A23। मतलब जिस आपको एक्सप्लेन करने पर या जिस पंक्ति का प्रयोग करके आपको बोल रहा था निकालने के लिए, मैं बताया था कि उसी के अवयव और उसके सहखंडों के गुणनफलों का योगफल सारणी का मान बताता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, दूसरी पंक्ति के अवयव और उसी के सहखंडों से मैंने गुणनफल कर दिया। चलिए A21 का वैल्यू कितना हो गया 2, आगुना उसका सारणी कितना निकल गया है 7। आप दे सकते हैं 21 का सारणी कितना निकला है 7, यहाँ पर निकला है, ध्यान दीजिएगा। आप प्लस A22 इसका अवयव है 0, आगुना A22 इसका वैल्यू निकल गया 7, अब प्लस A23 इसका वैल्यू है 1, आगुना A23 का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं -7 निकल चुके हैं। 2 7 14, आप प्लस 0 का 7 से 0, प्लस माइनस 1 का 7 से 7, तो 14 में से ये 7 घटा देंगे, बचा 7। यही आपका क्या निकल गया
ये आपका सारणी का वैल्यू निकल गया। तो ये रही क्वेश्चन नंबर 3। कहीं दिक्कत हुई हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं। बोला कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणी का मान निकालना है। तीसरे स्तंभ, यहाँ पर स्तंभ के प्रयोग करना है, स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करना है। वो भी कौन सा स्तंभ? तीसरा स्तंभ। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये हो गया तीसरा स्तंभ। तीसरे स्तंभ के अवयवों का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है? सारणी का मान निकालना है। सो दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तीसरे स्तंभ के अवयवों का प्रयोग करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तीसरा स्तंभ मतलब ये वाले एलिमेंट्स का क्या करेंगे? सहखंड निकालेंगे। सहखंड निकालने के बाद उसके अवयव और उसी के सहखंड के गुणनफलों का क्या करेंगे? योग निकाल देंगे, तो मेरा सारणी का वैल्यू वहाँ से निकलेगा। चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले तीसरा स्तंभ का प्रयोग करना है, तो ये होगा आपका 1 3, ये होगा 2 3 और ये होगा 3 3, ये ना होगा अवयव। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे? M 1 3, इसका इसी पर नहीं, तीसरे स्तंभ के अवयव का प्रयोग करना है। तो ये 1 3 हो गया। 1 3 पर करते हैं, इसका क्या करते हैं? सारणी उप सारणी निकालते हैं। तो इसके पंक्ति और स्तंभ का एलिमेंट्स कटिस 1y 1z बच जा रही है, ठीक है ना। 1 का z से गुना करेंगे z, घटाओ 1 का y से गुना करेंगे y, z घटावे y, ये निकल गया आपका। इसका माइनर निकल गया। अब क्या करते हैं? इसका सहखंड निकालते हैं। A1 3 कैसे? -1 पावर 1 + 3 इंटू उसी का उपसारणी, तो उपसारणी का वैल्यू यहाँ पर निकल गया है z घटावे y, तो वही रह जाएगा z घटावे y, क्योंकि 1 और 3 जोड़ेंगे सम हो जाएगा। -1 का पावर जब भी सम करेंगे वो जो कहते हो रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं। M1 3 हो गया, ये हो गया, और 2 3, तो M2 3, तो M2 3 इसका पंक्ति और इसका स्तंभ का एलिमेंट्स गैप, तो बच रहा 1x 1z बच रहा है। क्रॉस मल्टीपल करिए तो हो जाएगा z घटाओ x, तथा देखिए M2 3 -1 पर क्या हो जाएगा? 2 + 3 और उसी का उपसारणी क्या हो जाएगा? z - x। तो यहाँ से देखिए माइनस निकलेगा, क्योंकि -1 का पावर विषम हो जाएगा, तो माइनस निकलेगा। तो माइनस का गुना कर देंगे, तो माइनस का जैसे गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस से एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एक्स, चिन्ह से गुना करिए ना, तो ये प्लस जेड है तो माइनस जेड हो जाएगा, और ये माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, तो हो जाएगा एक्स माइनस जेड। माइनस से गुना करेंगे तो एक्स माइनस जेड हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, चलते हैं तीसरा पर। M3 3, ये कटिस बच कितना रहा? 1x 1y, तो y घटा हो जा रहा है x। तब क्या करेंगे? इसका यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका कैपिटल हो जाएगा। यहाँ A3 3 क्या हो जाएगा? -1 पर पावर 3 + 3 और उसी का उपसारणी निकल गया y घटाओ x। तो ये जो कहते हो जाएगा y घटाओ x। कैसे रह जाएंगे y घटाओ x? क्योंकि -1 का पावर क्या है? सम है, 3 + 3 सम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? तीसरे स्तंभ के अवयवों का सारणिक और सहखंड निकाल दिया। अब तीसरे स्तंभ के अवयवों का प्रयोग करके मेरे को सारणी का वैल्यू निकालना है। चलते लिख दीजिए भाषा। तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों के प्रयोग से सारणी का मान। चलिए क्या हो जाएगा? तीसरे स्तंभ का प्रयोग करना है, तो अवयव क्या क्या? A1 3, तो उसका सारणी क्या हो जाएगा? उसका सहखंड क्या हो जाएगा? कैपिटल A1 3। अब प्लस दूसरा का अवयव हो जाएगा A2 3, तो उसी का सहखंड हो जाएगा कैपिटल A2 3। और तीसरा हो जाएगा A3 3, तो उसका हो जाएगा सहखंड A3 3। मतलब जो अवयव है उस अवयव और उसके सहखंडों के गुणनफलों का योग निकाल देंगे, वही आपका सारणी का वैल्यू दर्शाएगा। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। A1 3 इसका वैल्यू है YZ इंटू A1 3, देखिए A1 कैपिटल में आते हैं, कैपिटल A1 3 वैल्यू को निकाल चुके हैं Z - y, प्लस A2 3 इसका वैल्यू है आपका ZX इंटू कैपिटल A2 3 का वैल्यू देख सकते हैं x - z, अब प्लस A33 इसका वैल्यू है A33 का वैल्यू देख सकते हैं स्मॉल में XY इंटू कैपिटल A33 का वैल्यू है y - x, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ से काम करते हैं, इसको सिंपल बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसको समझते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों पदों पे जेड कॉमन मिला, यहाँ जेड। मैं क्या करता हूँ? इन दोनों में से जेड को बाहर खींच लेता हूँ, जेड को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ले लीजिए
ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। जेड मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, जेड मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो वाई इंटू में बचेगा, वाई इंटू में बचेगा, आई इंटू होगा जेड माइनस वाई। अब प्लस यहाँ से जेड में बाहर खींचूंगा तो एक्स बच जा रहा है, आई इंटू एक्स माइनस जेड बच जा रहा है, ठीक है। अब प्लस क्या है बाहर, एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स। बात को समझिएगा, जेड इंटू, अब यहाँ वाई से गुना करिए, अंदर है ना, वाई से गुना करेंगे तो वाई जेड घटाओ वाई स्क्वायर, आप प्लस एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर घटा एक्स का जेड से गुना करेंगे एक्स जेड, ठीक है। अब प्लस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब इतना होने के बाद बात को समझिए, अब आगे क्या किया जाए, आगे क्या किया जाए इसको समझते हैं, दिमाग लगाए लो, आगे क्या किया जाए। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, दो दो पद एक साथ उठाकर कॉमन लेने का काम करते हैं, देखते हैं कुछ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और वहाँ से कॉमन लेते हैं, शायद रास्ता आपको वहाँ से दिखाई देते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं जेड आपका इनटू में है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, ये वाई जेड के साथ ये माइनस एक्स जेड उठा ले रहा हूँ, वाई जेड, ये वाई जेड के साथ मैं इस वैल्यू को उठा ले रहा हूँ माइनस एक्स जेड, ठीक है। और उसके बाद ये प्लस एक्स स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर, आइए माइनस वाई स्क्वायर इसके साथ उठा ले रहा हूँ माइनस वाई स्क्वायर। अब बाहर कितना है, प्लस एक्स वाई इंटू वाई घटावे एक्स। ध्यान दीजिएगा, जेड इंटू, यहाँ पर दोनों में कौन क्या है, दोनों में जेड जेड कॉमन है, दो दो पदों का मैं क्या कर, दो दो पदों में से कॉमन लेता हूँ। यहाँ दोनों में कौन एक्स जेड मिल रही है तो मैं क्या करता हूँ, जेड कॉमन ले लेता हूँ, तो बच कितना जा रहा है, वाई घटावे एक्स। अब प्लस यहाँ ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, आई इंटू हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये बचेगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस भी होता है ना। आगे देखिए, ये एक्स वाई आई इंटू वाई घटाओ कितना हो गया, एक्स। बात को समझिएगा लोग ध्यान से, जेड इंटू, यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ एक लाइन और बढ़ा सकते हैं आप, इस क्रिया को बढ़ा ही दीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जेड इंटू वाई माइनस एक्स, देखिए यहाँ से एक्स माइनस वाई है ना, मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये प्लस वाला सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से माइनस जैसे ही खींचूंगा वाई पहले चलाएगा, वाई घटाओ एक्स हो जाएगा, आई इंटू हो गया एक्स प्लस वाई, ठीक है, ब्रैकेट बंद, अब प्लस एक्स वाई इंटू वाई घटावे एक्स। अब एक और बात सबसे पहले कन्फर्म कीजिए, सबसे पहले यहाँ दोनों में कौन क्या, ध्यान देंगे, यहाँ दोनों में ये कॉमन y माइनस एक्स कॉमन मिल रही है, जेड इंटू में लिखिए सबसे पहले, ठीक है। y माइनस जेड कॉमन है, यहाँ पर y माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं, y माइनस जेड यहाँ से क्या किया, कॉमन ले लिया, तो बच क्या रहा है वैल्यू, y माइनस जेड को यहाँ से बाहर खींचेंगे तो जेड बच जाएगा, माइनस यहाँ से y माइनस जेड को खींचेंगे तो इंटू में बच जाएगा आपका ये माइनस, इंटू में एक्स प्लस वाई, तो माइनस से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस एक्स, ये हो गया माइनस वाई, वाई माइनस एक्स को जैसे ही कॉमन लेंगे माइनस बचे ना, तो माइनस से तो इसमें गुना करना पड़ेगा। बार कितना है, एक्स वाई इंटू वाई घटावे एक्स। अब सोचिए क्या किया जाए, देखिए कितना माइंड लगाना पड़ रहा है, हार्ड प्रोसेस नहीं है, बहुत सिंपल है, बशर्ते जितना हो सके माइंड को झोंकिए, ये आपको प्रोसेस करना है। मैथमेटिकल यही ना होता है, दिमाग आपको झोंकना पड़ेगा पूरा का पूरा। अब सोचिए क्या किया जाए, यहाँ पर क्या किया जाए, एक काम कर देते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ दो तरह का पद बन गया, एक ये और एक ये वाला पद, इन दोनों में मेरे को कॉमन मिल रहा है वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स कॉमन मिल रही है। अब इस बार मैं पूरा में से कॉमन ले लिया वाई माइनस एक्स, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैं वाई माइनस एक्स कॉमन इसको खींचूंगा बाहर, खींचूंगा तो जेड इंटू में बचा है, तो जेड से क्या करूंगा, इसमें गुना करना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा जेड इंटू, जेड से गुना करना पड़ेगा, जेड इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ प्लस में क्या बच गया, एक्स वाई, ये ना बच, ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट नहीं बंद कर दे, यहाँ से भी तो आपको वाई माइनस एक्स कॉमन लेना था, वाई माइनस एक्स खींच दिया था, बच कितना गया, एक्स वाई, ये वाला वैल्यू आपका बच गया। ध्यान देते हैं, वाई माइनस एक्स, उसके बाद समझते हैं, जेड से गुना करते हैं, जेड स्क्वायर, घटाओ जेड का एक्स से गुना करते हैं, जेड एक्स, घटाओ जेड वाई, प्लस कितना है, एक्स वाई, प्लस एक्स वाई, एक्स वाई। अब समझते हैं थोड़ा सा और, अब आगे दिमाग लगाते हैं और इस प्रोसेस को देखते हैं। अब सोचिए कि यहाँ पर क्या किया जाए, देखिए दिमाग लगाइए। अभी तक जो भी मैंने आप सभी को कॉन्सेप्ट बताया, क्या वो सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना? यदि क्लियर है तो आगे आपको दिक्कत नहीं होंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ,
इसके बाद आपको कैसे सॉल्विंग करना है और कैसे क्या करना है। सो अच्छी तरह से माइंड लगाने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ से आगे। y घटावे x, क्या यहाँ पर कोई कटने वाला पद आपको दिखाई दे रहा है? नहीं ना। क्रिया करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब क्या किया जाए, गुना तो कर दिया गया। अब देखिए एक काम करते हैं, अब दो दो पदों में से कॉमन ले लेते हैं। दो दो पद साथ में उठाकर कॉमन लेने का काम करते हैं। यहाँ दोनों में कॉमन क्या मिले? जेड कॉमन मिले, जेड ले लीजिए। जैसे ही जेड कॉमन लूँगा, जैसे ही मैं जेड कॉमन लूँगा तो बचेगा जेड, यहाँ से 2 जेड है और घटाओ एक्स, और यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ माइनस वाई कॉमन लेता हूँ। ध्यान देंगे ज़रा और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूँगा वहाँ से, जैसे ही मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, माइनस कॉमन नहीं लेता हूँ, जो कहते हैं छोड़ देता हूँ। कॉमन तो लेना ही पड़ेगा, माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद जो होगा सो वहाँ पर क्रिया आपको मैं करके दिखाऊंगा। माइनस वाई कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से। तो जैसे मैं माइनस वाई यहाँ से कॉमन ले लिया, ध्यान देंगे, माइनस वाई यहाँ से खींच लिया तो बच गया यहाँ पर जेड, और यहाँ से माइनस खींच लिया तो बच गया प्लस है, तो प्लस में से माइनस खींचेंगे माइनस हो जाएगा, और वाई को खींच लिया क्या बच गया? एक्स बच गया। बात को समझिए, वाई माइनस एक्स। और देखिए यहाँ पर ये दोनों कॉमन सेम है। कॉमन का नियम होता है, फैक्टर का नियम होता है, गुणनखंड का नियम होता है कि जब दो सेम आए तो उसको लिख देंगे जेड माइनस एक्स, और उसके बाद जो कॉमन लिया उसको भी लिख देंगे जेड माइनस वाई। देखिए अब इसको सजा देते हैं, पहले एक्स माइनस वाई, फिर वाई माइनस जेड, और फिर जेड माइनस एक्स, ऐसा प्रोसेस से जाते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई। बात को समझिएगा। और यहाँ ये तो ठीक है, जो कहते हो जेड माइनस एक्स, ठीक है। इसको मैं बाद में लिख देता हूँ, इसको अंतिम में लिख देता हूँ गुना। यहाँ पर यहाँ से मैं एक माइनस कॉमन लूँगा तो बचेगा वाई माइनस जेड हो जाएगा, और अंतिम वाले को ज्यों करते हो लिखे जेड माइनस एक्स। अब देखिए माइनस का माइनस से गुना करता हूँ, क्या हो जाएगा? प्लस, तो बच कितना गया? एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। यही आपका क्या आ गया? आंसर्स आ गया। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो था ना, माइंड लगाने वाला था। तो आई होप कहीं दिक्कत हुई हो तो कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रोसेस, इसका क्रिया जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देख रहे थे, ये तो आप जानते हैं कि जिस पर बोलेगा उसके अवयव और सखंड का गुणनफल करेंगे, सारणी का अवयव निकल जाएगा। तो ऐसा तो मैंने किया 3 नंबर में, कितना 2 से 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया था। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बहुत ही आपको एक्सप्लेन करना पड़ा। चलिए अब देखते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव दिया है क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का अंतिम क्वेश्चन 5 आपको सारणी का वैल्यू दे दिया है। तो बोल रहा है कि ए आई जे का सखंड ए आई जे है तो सारणी का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा, आपको सारणी ये A11 A12 A13 इस वैल्यू इस रूप में क्या क्या दे दिया है। तो बोला है कि इनमें से कौन जो है ना सारणी का मान निकालने के लिए सही है। ध्यान दीजिएगा, मैं बताया था कि जो अवयव होगा वही उसका सखंड होगा। यदि अवयव 1 का है तो उसका सखंड 1 का ही होगा। ध्यान देते हैं, चलते हैं। देखिए यहाँ पर अवयव 1 का है, लेकिन उसका सखंड कितना? 31 का, 31 का हो जा रहा है। इसका मतलब ये रॉन्ग है। ऑप्शन भी देखते हैं 1 का, इसका अवयव 1 का। यहाँ पर चलते हैं अवयव 1 का, लेकिन इसका सखंड 2 का हो जा रहा है, मतलब ये रॉन्ग हो जा रहा है, गलत है। जो अवयव होगा वही सखंड होगा। अवयव 1 का है तो सखंड 1 का, अवयव 1 का है तो सखंड 1 का, ऐसे होंगे। ऑप्शन सी को टच करते हैं। देखिए यहाँ पर अवयव A21 का है, लेकिन सखंड 1 का हो जा रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। लेकिन ऑप्शन डी देखते हैं, 1 अवयव भी 1 और सखंड भी 1, अवयव भी 2 सखंड भी 2, अवयव भी 3 और सखंड भी 1। यहाँ पर जो अवयव है वही उसका सखंड है। तो अवयव और सखंड दोनों के गुणनफलों का योगफल यहाँ पर आ जा रही है। मतलब ये वाला जो वैल्यू है ना सारणी को निकालने के लिए, सारणी का मान निकालने के लिए परफेक्ट है, करेक्ट है। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि जिस पर आपको निकालना है, जिस अवयव पर निकालना है, उस अवयव के सखंडों का गुणनफल आपको करना होगा। यहाँ अवयव जो वही सखंड, गुणनफलों का क्या कर दिया मैंने? जो कर दिया। तो आपका इसका आंसर ऑप्शन देखी जाए तो कौन सा सही हो जाएगा? डी। तो आपका समाप्त हो गया एक्सरसाइज 4.4। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.5 को डिस्कस करते हुए और एक एक पॉइंट्स को अच्छी तरह समझते हुए मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।